हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आज संडे का न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल ज़्यादा है नहीं, तो जो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में यहाँ पर सीजीआई ने ये बात बोली है कि उन्होंने नाम रिकमेंड किए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे जो भी अपॉइंटमेंट होने चाहिए जुडिशरी में। लेकिन इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक क्लियर नहीं कर रही है। तो अभी क्या प्रोसेस होता है ये सब हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने लगभग 106 नेम जजेस के लिए रिकमेंड किए थे और चीफ जस्टिस के लिए 9 नाम रिकमेंड किए थे। इसमें से अभी तक सिर्फ 7 जजेस के नाम क्लियर हुए हैं और 1 चीफ जस्टिस का नाम क्लियर हुआ है। बाकी में अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम reiterated its recommendation for the second time to appoint 2 advocates and judges of the कर्नाटका। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस के लिए अपनी रिकमेंडेशन को रीइटरेट किया, मतलब वापस से वो रिकमेंडेशन भेजी है। तो क्या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है? आपने फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस तो पूछा ही, वो पढ़ा ही होगा, जिससे आपको ये पता होगा कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। लेकिन हम कुछ इसमें अभी भी प्रोसीजर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कन्वेंशनली द गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम। ठीक है, तो कन्वेंशन तो ये बोलता है जो भी कॉलेजियम की रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले अगर डिसीजन को रीट्रेट किया गया। तो अगर गवर्नमेंट ने एक बार डिसीजन वापस भेजा कि नाम वापस भेजे कॉलेजियम को रिकंसिडर करने के लिए, और कॉलेजियम रिकंसिडर करने के बाद सेम नाम रीट्रेट करती है, तो कन्वेंशन तो यही बोलता है कि इस बार गवर्नमेंट उन नामों को क्लियर कर दे। तो वाइल द एमओपी डज नॉट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट रीइटरेशन, लेकिन कन्वेंशन यही है कि रीइटरेशन के बाद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नामों को क्लियर कर दे। लेकिन जो 1998 की लैंडमार्क रूलिंग है, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है थर्ड जजेस केसेस, हेल्ड दैट द कोर्ट विल हैव द फाइनल से इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पर जब प्राइमेसी दी जाती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, तो यहाँ पर जुडिशरी की प्राइमेसी होती है, ना कि एग्जीक्यूटिव की। अगर नॉन अपॉइंटमेंट होता है किसी ऐसे नाम का जो कि रिकमेंड किया जाता है, तो कॉलेजियम ने कोई नाम रिकमेंड किया और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नहीं अपॉइंट कर रही है, तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसूटेबिलिटी मस्ट बी फॉर गुड रीजंस। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं नाम को क्लियर कर रही है तो उसके कुछ गुड रीजंस होने चाहिए, और वो रीज़न जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोले कि आप इन नाम्स को वापस से रिकंसिडर कर लो, और अगर आपको लगता है तो आप इन नाम्स को विड्रॉ कर लो। जो इफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट फाइंड इट नेसेसरी, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजन बताया उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है नहीं है सूटेबल रीजन नहीं है नाम को विड्रॉ करने का, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो बाकी जजेस होते हैं, जैसे कलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस से भी डिस्कशन होता है, तो अगर उन जजेस को लगता है कि नाम विड्रॉ कर लेना चाहिए तो यहाँ पर नॉन अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, बट द अदर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु हैव बीन कंसल्टेड इन द मैटर आर ऑफ द व्यू दैट इट ऑट टू बी विड्रॉन। तो बाकी जो सीनियर मोस्ट जजेस अगर उनको ऐसा लगता है नाम विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्सन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर नॉन अपॉइंटमेंट हो सकता है इस पर्सन का, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल से चलते हैं, ये इस प्रिंसिपल से चलते हैं कि किसी का अगर नॉन अपॉइंटमेंट हुआ तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी गलत इंसान का अपॉइंटमेंट ना हो जाए। तो द नॉन अपॉइंटमेंट इन अ रेयर केस ऑन दिस ग्राउंड टर्न्स आउट टू बी मिस्टेक, दैट मिस्टेक इन द अल्टीमेट पब्लिक इंटरेस्ट इज लेस हार्मफुल देन अ रॉन्ग अपॉइंटमेंट। तो रॉन्ग अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए भले किसी इंसान का अपॉइंटमेंट ना हो। However, if after due consideration, लेकिन अगर ड्यू कंसिडरेशन के बाद भी लगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी सारे जो जजेस हैं उनका एक ही डिसीजन रहे नहीं नाम विड्रॉ नहीं करने, और वो वापस से नाम को रीट्रेट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है दैट रिकमेंडेशन इज रीट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द यूनानिमस एग्रीमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसल्टेड इन द मैटर विद रीजंस फॉर नॉट विड्रॉइंग द रिकमेंडेशन। तो हेल्दी कन्वेंशन यही कहता है कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए, यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कई बार देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं करती 2-3 बार नाम रीट्रेट करने के बाद भी। तो लीगल एक्सपर्ट सेड दैट द फैक्ट दैट द कॉलेजियम हैड टू रीट्रेट इट्स रिकमेंडेशन इंडिकेट्स जो एमओपी बनाया गया था 3 जजेस केस के बाद वो डाइल्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर बार बार रीट्रेशन करना पड़ रहा है। There are at least 3 other instances in which the collegium has had to reiterate its recommendations multiple times। तो ऐसे बहुत बार इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहाँ पर कॉलेजियम को अपने रिकमेंडेशंस बार बार बोलने पड़ते हैं। अब यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स बोली गई जुडिशरी में। तो जुडिशरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर सीजीआई ने ये बात भी बोली गई थी कि जुडिशरी में लगभग 50% रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन का, यहाँ तक कि लॉयर्स जो हैं उसमें भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो प्रेसिडेंट कोविंद सेड द कंट्री हैज़ मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस इन रियलाइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है जो भी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था। तो
इसके अलावा यहाँ पर प्रेसिडेंट ने लॉयर्स को बोला है कि आप फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करो, क्योंकि गांधी जी यही चाहते थे कि लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड हो सके। ही कॉल्ड अपॉन द लीगल फ्रेटर्निटी एंड डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू फॉलो दिस, और अपना थोड़ा टाइम निकाल के वो प्रो बोनो सर्विसेज वीकर सेक्शंस को दे, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने बोला जो कि हम विमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब हमें विमेन डेवलपमेंट से अपना एम शिफ्ट करके विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, कि अगर डेवलपमेंट कंट्री का हो रहा है तो उसमें विमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आगे चलते हैं। ई कॉमर्स रूल्स के बारे में मैं आपको ऑब्जेक्शंस बता चुकी हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया हमारी ई कॉमर्स रूल्स को लेके। तो अब ऑस्ट्रेलिया कौन होता है ऑब्जेक्ट करने वाला? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए ऑब्जेक्ट किया है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही हैं। तो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक जो चैप्टर है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड भी है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आएंगी ई कॉमर्स में, तो उनको भी इन सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्शन जताया है। तो हम देखते हैं क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलियाज व्यूज एंड इंडियाज प्रोपोज्ड ई कॉमर्स रूल्स केम इन अलॉन्ग साइड ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशन, जो कि ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है, जो कि 2022 तक फाइनल हो जाएगा। उससे पहले अभी कोई अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हो सकता है इस क्रिसमस तक। तो यहाँ पर ई कॉमर्स सेक्टर का भी एक सेपरेट चैप्टर लगाया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर बोला गया है, ई कॉमर्स रूल्स के लिए ऑब्जेक्ट किया गया है। तो बिसाइड्स ट्रिगरिंग अ स्ट्रॉन्ग पुशबैक इंटरनली, तो स्ट्रॉन्ग पुशबैक तो देखने को मिला, जैसे कि फॉल बैक लायबिलिटी, मिस सेलिंग, फ्लैश सेल्स, इन सब को लेकर पुशबैक इंडिया में तो देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर जो पुशबैक है वो एक सॉवरेन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या ऑब्जेक्शंस किए हैं? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है ये जो आपके ई कॉमर्स रूल्स हैं उसकी वजह से जो भी फॉरेन ई कॉमर्स एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगी तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे। तो इट विल पुट एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्लिगेशंस ऑन फॉरेन ई कॉमर्स एंटिटीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। दूसरी बात ये, यहाँ से जो बैरियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज उनके लिए बैरियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर उनके द्वारा बोली गई है जो मिस सेलिंग, और आपने बोल दिया कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा ई कॉमर्स कंपनी का इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही टाइम स्टिपुलेशन दे दिया है कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर जो कंप्लायंस कॉस्ट है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा वी सपोर्ट एफर्ट्स, अब यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमने फ्लैश सेल्स बैन किए तो उससे फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती हैं ऑनलाइन, तो उसको कम करने के लिए हमने ये फ्लैश सेल्स बैन किए। तो वी नोट हाउएवर दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लैश सेल्स बाय ई कॉमर्स एंटिटीज इज कॉमन प्लेस एंड वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल प्रैक्टिस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कहना है जो फ्लैश सेल्स हैं ये तो मतलब वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, तो इससे फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑनलाइन जो कम हो रही हैं ये आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि फ्लैश सेल्स को बैन करने से कैसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कम हो रही है। तो इन दैट रिगार्ड वी वुड वेलकम क्लैरिफिकेशन ऑन हाउ फ्रॉडलेंट इंटरसेप्शन कुड बी डिटरमाइंड इन प्रैक्टिस, कि आप फ्रॉडलेंट इंटरसेप्शन पता कैसे कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल मीन्स आप कौन से लगाओगे जिससे आप पता करोगे कि यहाँ पर बिजनेस जो प्रैक्टिस हो रही है वो फ्रॉड तरीके से हो रही है। और यहाँ पर उन्होंने वही बातें बोली कि जो ऑस्ट्रेलियन ई कॉमर्स एंटिटीज़ होंगी उनको ऑपरेट करने में इंडिया में दिक्कत होगी, उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब वही जो मैंने बताया आपको एग्रीमेंट साइन होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उससे पहले एक इंटरिम या अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट क्रिसमस तक साइन हो जाएगा। उसके बाद फाइनल फ्री ट्रेड नेक्स्ट ईयर तक साइन हो जाएगा, जो कि होगा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ 2022। अब ऑस्ट्रेलिया हैज सेड, अब ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता है, वो इंडियन ई कॉमर्स चैनल्स की एक्सेस चाहता है ताकि वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बेच सके इंडिया में, जैसे कि जो भी उसके बेवरेजेस हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज, फूड, जो भी इंडिया में बेचना चाहता है। इसके अलावा जो आईटी रूल्स में कुछ कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनीज को भी फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी को भी ऑब्लिगेशन है कि उनको एक आरजीओ अपॉइंट करना पड़ेगा। आरजीओ क्या होगा? रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर बाय एन ई कॉमर्स कंपनी एंटिटी ओवरलैप्स विद द सिमिलर ऑब्लिगेशन। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी इंटरमीडियरीज को एक आरजीओ रखना था, अब इन जो ई कॉमर्स कंपनीज होंगी उनको भी एक आरजीओ अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स कंपनीज की कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो यही सारी बातें बताई गई हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बस इसमें यही है कि जो डीयू की परसेंटेज है, जैसे कट ऑफ परसेंटेज 100% गया काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए, तो यहाँ पर यही बोला गया जो बच्चे हैं वो काफ़ी ऐसे अब ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं जिनके 100% मार्क्स आ रहे हैं, 98% से ऊपर आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कट ऑफ तो बढ़ती जा रही है लेकिन जो डीयू में स्पेस है वो कम है। डीयू का तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो पहले था, तो जितने बच्चों को वो अकोमोडेट कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। तो विद कट ऑफ रीचिंग 100% फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड अबव 99% एंड मोर देन 90 प्रोग्राम्स, द स्टोरी अक्रॉस दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हाई ग्रेड ज़्यादा मिल रहा है स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स के द्वारा, तो उसकी वजह से लिमिटिंग नंबर ऑफ सीट्स हैं और ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ तो बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा कॉलेजेस को लाने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देख लेते हैं। जो IPC का सेक्शन 436 है,
तो आईपीसी का सेक्शन 436 है वो ये बोलते हैं मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस इज द मोस्ट ड्रॉप्ड सेक्शन। तो जो राइट्स हुए थे उसमें बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट आईपीसी का सेक्शन 436 इन्वोक किया गया था, लेकिन कोर्ट्स ने बहुत सारे केसेस में इस सेक्शन को ड्रॉप कर दिया। तो क्यों कर दिया? इसमें बेसिकली आर्सन का केस ये होता है कि दंगों में क्या करते हैं लोग, आग लगा देते हैं, बिल्डिंग में आग लगा देते हैं, तो आर्सन का केस वही होता है। तो आईपीसी सेक्शन 436 उसी से डील करता है। तो वही फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जिससे क्या करते हैं, जिसमें प्रोटेस्टर्स का इंटेंट होता है कि कैसे हम घर जला दें या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी जला दें। तो आउट ऑफ द 27 कोर्ट ऑर्डर्स सेक्शन ऑफ आर्सन हैज़ बिन ड्रॉप्ड इन 12। तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर क्या किया गया, कोर्ट के द्वारा जो आर्सन का सेक्शन लगाया गया तो वो ड्रॉप कर दिया गया। तो आर्सन का सेक्शन वही दंगों में आग लगा देना। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया सिर्फ पुलिस विटनेस के कहने पर, सिर्फ एक पुलिस विटनेस और पुलिस के विटनेसेस के कहने पर हम यहाँ पर किसी भी इंसान के अगेंस्ट आर्सन का सेक्शन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर सेक्शन 436 ऐसे नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई, पुलिस आर्सन का केस लगा रही किसी के ऊपर और सीसीटीवी पहले की दिखा दे रही है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा कमी थी। द कोर्ट ड्रॉप द आर्सन सेक्शन अगेंस्ट 10 पर्सन्स नोटिंग दैट पुलिस हैड क्लब्ड इंसिडेंट्स। तो किसी का इंसिडेंट किसी के साथ क्लब कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जो क्रिमिनल लॉ है ऑल अबाउट फिक्सिंग लायबिलिटी, की लायबिलिटी कैसे फिक्स कर दी जाए। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी फुटेज में कोई भी लोग दिख रहे थे, हो सकता है कुछ लोग तो बस ये देखने आते हैं कि यहाँ पर क्या इंसिडेंट हुआ, तो उनको भी आप आर्सन का उनके ऊपर ये सेक्शन लगा दे रहे हो, 436 सेक्शन लगा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द पीपल में बी रेसिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, हो सकता है वो लोग वहाँ पर रहते हो, वो अपनी एंजाइटी और टॉकिंग शेयर कर रहे हैं अमंग देमसेल्व्स, तो ये इंडिकेटिव नहीं है ना सीसीटीवी फुटेज में वो दिख गया कि नहीं ये भी आर्सन में इंक्लूडेड थे। और यहाँ पर किसी ने किसी की बाइक पर आग लगा दी तो उसको भी आर्सन सेक्शन में इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्लियर बोला गया है, इन वन केस फॉर इंस्टेंस द कोर्ट एग्रीड विद द डिफेंस काउंसिल दैट द पुलिस विटनेस इन आर्सन केस वाज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंसिडेंट। तो इन सारे केसेस को यहाँ पर क्या किया है, ड्रॉप कर दिया गया है बाय द कोर्ट। जैसे मोटरसाइकिल्स में आग लगा दी तो इसको भी आप आर्सन का केस नहीं बना सकते। तो जो आर्सन का केस है उसमें पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता है। तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन, और उसमें आप बिना इन्वेस्टिगेशन के ऐसे किसी के ऊपर भी लगा दे रहे हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत अच्छा रोल किया अपना, और जो आर्सन के सेक्शन है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। ठीक है, ये 2 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले डेटा बताया कि कितने लोगों को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया। तो 2019 तक, इंडिपेंडेंस से लेकर 2019 तक 3 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास एक्सेस टू टैप वाटर था, लेकिन जल जीवन मिशन जब 2019 में लॉन्च हुआ उसके बाद 5 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास अब टैप वाटर कनेक्शंस हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने मातृशक्ति के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स लेकर आए हैं वो उन्होंने बताया। जैसे हर घर में टॉयलेट्स हैं, हर स्कूल में टॉयलेट्स हैं, साथ ही अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स, जैसे कि जन औषधि केंद्र पर जो अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उज्ज्वला योजना जिसमें जो फ्री गैस सिलेंडर्स मिलते हैं। विमेन आर बीइंग इंटीग्रेटेड विद आत्मनिर्भरता मिशन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो ये सारी चीज़ें की गई और प्राइम मिनिस्टर ने इसको कंबाइन करके बोला मातृशक्ति, हमने कैसे विमेन को एम्पावर करने की कोशिश की है। आगे हम चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं लॉ में बी मेड वैलिडली बट हैज़ टू बी जस्ट। तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को वॉइड डिक्लेयर करती थी तो वो कौन से बेसिस पे करती थी और अब कौन से बेसिस पे करती है, हम ये देखते हैं। द टेस्ट ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रीनेस टू स्ट्राइक डाउन अ लेजिस्लेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स इन कंटेम्प्रेरी लॉ। तो कभी ये आता है ना कि गांधी की क्या इंपॉर्टेंस है अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, तो ये एक आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि जो लॉज होते हैं, अगर लॉज आर्बिट्री तरीके से आए हैं तो उनको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। ये जो जुडिशरी ने बाद में इंक्लूड किया तो ये गांधीयन का ही एक प्रिंसिपल है कंटेम्प्रेरी लॉ में। तो जस्टिसनेस ऑफ ए लॉ इज नाउ कोडिफाइड इन आवर लीगल सिस्टम, कि अगर कोई लॉ आर्बिट्री है और वो जस्ट नहीं है तो उस लॉ को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो किसी भी लॉ को अगर वैलिड होना है तो उसे जस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब गांधी जी के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे 1922 में, तो यहाँ पर गांधी जी ने एक इंसिस्ट की थी एक बात पे कि लॉ इटसेल्फ इज नॉट इनफ बट इट मस्ट हैव मॉरल अथॉरिटी टू रूल। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स लॉ तो बनाते थे लेकिन ब्रिटिशर्स की कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं थी हमारे ऊपर रूल करने की। वाइल एग्जीक्यूटिव एक्शंस 2017 से पहले जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे उनको तो स्ट्रक डाउन किया जाता था ये कहते हुए कि आर्बिट्रेरी हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशंस पास होते थे उनको स्ट्रक डाउन नहीं किया जाता था ये कहते हुए कि आर्बिट्रेरी हैं। लेकिन 2017 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि पहले सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे किसी भी लॉ को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता था। तो पहला ग्राउंड ये था कि पार्लियामेंट के पास क्या कॉम्पिटेंस है उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की, और दूसरी बात ये कि कहीं ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं या किसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं। तो पहले सिर्फ इन 2 प्रोविजन के बेसिस पे किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन किया जाता था, लेकिन अब तीसरा प्रोविजन भी 2017 में ऐड कर दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि लॉ
इज नॉट मैनिफेस्टली आर्बिट्री, कि लॉ देखने में ऐसा ना लगे कि सिर्फ आर्बिट्री तरीके से बना दिया गया है। तो ये वाला जो तीसरा प्रोविजन है 2017 में ऐड किया गया था। तो पहले हम फॉलो करते थे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, लेकिन बाद में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी कैसे इंक्लूड किया, इससे हमें ये बात पता चलती है। तो अब कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, ये चेक किया कि कहीं इस लॉ में आर्बिट्रीनेस तो नहीं है। तो ये बहुत जगह चेक किया गया, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी आर्बिट्रीनेस चेक की गई, ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को भी रखने के लिए यहाँ पर कि हटाने के लिए भी आर्बिट्रीनेस चेक की गई। तो मेजर लेजिस्लेशन यहाँ तक कि जो 370 का जो जुडिशरी में केस पेंडिंग है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो चैलेंज में है अभी सुप्रीम कोर्ट में, ये भी इसी ग्राउंड पर चैलेंज किए गए हैं कि ये आर्बिट्ररी हैं। तो फाइनल कॉज ऑफ लॉज वेरी एग्जिस्टेंस, तो लॉ का एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि उससे सोसाइटी की वेलबींग आई, तो अगर उससे सोसाइटी की वेलबींग नहीं आ रही तो उस लॉ का होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता चल गया कि गांधी जी की रेलेवेंस कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, कि जो आर्बिट्रीनेस पे लॉ को चेक किया जाता है और उसको डिस्कार्ड किया जाता है, स्ट्राइक डाउन किया जाता है। तो ये यहाँ पर गांधी जी की एक रेलेवेंस दिखाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है 2017 के बाद ऐड की गई। 2017 से पहले बस यही चेक किया जाता था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉम्पिटेंट है उस लॉ को बनाने के लिए या नहीं, कि उसके सब्जेक्ट में आ रहा है या नहीं, और दूसरी बात कहीं ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा, और तीसरी बात ये ऐड की गई कि कहीं ये लॉ आर्बिट्ररी तो नहीं है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर जो टॉप पोजीशंस है वो ज़्यादातर वेकेंट है, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज़ बीन स्लो इन अपॉइंटिंग द हेड्स ऑफ सेवरल यूनिवर्सिटीज़। तो आईआईटीज़ की डायरेक्टर की पोस्ट जो वेकेंट हो रखी है। द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ मेनी आईआईटीज़ इंक्लूडिंग आईआईटी रुड़की विच हैड अ फुल टाइम चेयरपर्सन 3 years ago कंटिन्यू टू बी वेकेंट। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, बहुत टाइम लगा रही है जो ये टॉप पोस्ट उनको भरने में। तो ऑन September 22 दिल्ली यूनिवर्सिटी गॉट फुल टाइम वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह नियरली ईयर आफ्टर द सस्पेंशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी पर किसे हटा दिया गया था, पर इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कितना लेकेडेसिकल एटीट्यूड लेकर चल रही है। यहाँ पर माउंट त्रिशूल की बात की गई, तो माउंट त्रिशूल उत्तराखंड में, तो माउंट त्रिशूल उत्तराखंड में आपको पता हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है। यहाँ पर स्वर्णिम विजय वर्ष, तो स्वर्णिम विजय वर्ष जो सेलिब्रेशन है वो 50 ईयर्स की, जो 1971 वॉर हुआ था, बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था, तो उसके 50 साल को मनाया जा रहा था, तो उसी को मनाया जा रहा था स्वर्णिम विजय वर्ष। और यहाँ पर एक्सपीडिशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एवलांच आ गया और हमने अपने 4 नेवी ऑफिसर्स को खो दिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये नारकोटिक जिहाद, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लव जिहाद, नारकोटिक जिहाद, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, बहुत दिनों से टर्म्स आ रहे थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब द केस ऑफ द मिसिंग जॉब्स, ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल। हैज़ द नंबर ऑफ जॉब्स इन इंडियन फर्म्स, अब 1947 के बाद जॉब्स अब तक इंक्रीज़ हुई होंगी, तो हाँ ऑफकोर्स हुई होंगी। अब बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि वो हर साल 2 जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो बीजेपी 2014 से पावर में है, तो 7 साल हो गए, तो अब तक 14 करोड़ नई जॉब्स हो जानी चाहिए थी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में, लेकिन हुई तो नहीं हुई। तो अभी कुछ दिन पहले मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डेटा रिलीज़ किया था उन फर्म्स का जिसमें 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इसमें देखा गया कि 3.08 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट है वो है अभी प्रेजेंट में 2013-14 से कंपेयर किया जाए तो 2.37 करोड़ था 2013-14 में, अब 3.08 करोड़ है। तो टोटल कितनी जॉब्स इंक्रीज हुई, सिर्फ 71 लाख, और प्रॉमिस कितनी की गई थी, 14 करोड़। अगर एक्स्ट्रापोलेट कर लिया जाए नंबर को और सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर भी जो जॉब्स इंक्रीज हुई वो 84 लाख जॉब्स ही हुई होंगी, जो जहाँ पर वादा किया गया था 14 करोड़ जॉब्स का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है, ये जो कहा जा रहा है कि जो हमारी रिकवरी है वो वी शेप हो रही है, कोई भी शेप हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बोला है जब तक हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुँच जाएगा तब तक जो भी रिकवरी है वो सिर्फ इल्यूजरी है। जैसे कि इफ़ वी रीच द टोटल एम्प्लॉयमेंट दैट वाज अचीव्ड इन 2019-20 एंड एक्सीड दैट द लेवल सो कॉल्ड रिकवरी इज इल्यूजरी, तो ये सिर्फ इल्यूजन है कि रिकवरी हो रही है, क्योंकि रिकवरी नहीं हो रही। अगर लोग अपने जो पहले जितना वो रुपये कमाते थे अगर वो उतने नहीं कमा पा रहे हैं तो मीनिंगलेस है कि आप अपनी वी शेप रिकवरी बता रहे हो, कोई भी रिकवरी बता रहे हो। दूसरी बात ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है, मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी भी नंबर कम हो रहा है, मतलब अब कम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी उनको जॉब मिलने वाली है। तो बोथ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट इन अगस्त 2021 आर सिग्निफिकेंटली लोअर। तो लॉजिकल कंक्लूजन इज दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैव विड्रॉन फ्रॉम द लेबर मार्केट, वो लेबर मार्केट से वो छोड़कर ही चले गए, अब वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग हैज़ ऑल्सो फॉलन, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी फॉल हो चुके हैं। अगर क्वालिटी ऑफ द जॉब्स देखो तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो भी गए लोग अर्बन सेंटर से जो भी लोग माइग्रेशन हुआ जब पैंडेमिक हुआ गांव में गए तो
एग्रीकल्चर में इंगेज हो गया, एग्रीकल्चर में तो फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मतलब वो काम कर रहे हैं पर प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहने वाली है। अगर 4 लोग काम करें या 10 लोग काम करें, अगर वो 2 किलो अनाज ही देने वाला है एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर 6 लोगों का और क्या काम है। उन 6 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट के किसी और सेक्टर में लगाओ, इकॉनमी के किसी और सेक्टर में लगाओ, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो कि नहीं की जा रही है। अब ये जो आर्टिकल है नो मोर हाई कमांड प्लीज़, अब इसमें बेसिकली ऑथर ने ये बताया जो पार्टी के स्ट्रक्चर हैं, भले हमें डेमोक्रेसी दिखती है, इलेक्शन होते हैं 5 साल में, लेकिन जो पार्टी का खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें फ्यूडलिज्म है, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमरिंदर सिंह ने कुछ बोला था कि हाई कमांड के डिसीजन ये लिया गया है कि मैं रेजिग्नेशन दे दूँ, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो 2 वर्ड्स दैट हैव गॉट ऑन माई लास्ट नर्व इन द टाउटरी ड्रामा दैट वी हैव सीन इन पंजाब और हाई कमांड। की हाई कमांड कौन होता है पार्टी में, पार्टी तो डेमोक्रेटिक होती है, यहाँ पर सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो हाई कमांड कैसे किसी डिसीजन को एनफोर्स करवा सकता है कि नहीं ये डिसीजन लेना है, इस चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करवा देना है। तो इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ अ रिमाइंडर दैट प्राउड दो वी आर ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस रेगुलरली, कि हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, हम 5-5 साल में अपने लीडर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं खुद इतनी ज़्यादा फ्यूडल हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी खुद फ्यूडल है वो कैसे डेमोक्रेसी इंश्योर कर सकती हैं। तो इफ़ समवन हैज़ द करेज, और कोई भी किसी भी ऐसे जैसे हाई कमांड बने हुए हैं, तो कोई भी अपने रैंक से ऊपर उठ के बात करने की कोशिश करता है तो पार्टीज़ उनको एक्सपेल कर देती हैं। तो ये वाला एक इशू उठाया गया था, इस इशू के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते नहीं, तो उन्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस में क्या इंक्लूड कर लिया है, देशभक्ति करिकुलम। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट उठाए गए ऑथर के द्वारा, हम देखते हैं। तो वी नीड टू डेवलप एन एनवायरनमेंट वेयर इन आर चिल्ड्रन फील पेट्रियोटिक एवरी स्टेप। तो जैसे यहाँ पर दिल्ली सीएम के द्वारा ये बात बोली गई कि कभी हम कोई मूवी देख लेते हैं देशभक्ति की, या तो फिर कभी कोई वॉर होता है उसी टाइम हमें बस देशभक्ति की फीलिंग आती है, या इंडिपेंडेंस डे पे देशभक्ति की फीलिंग आती है। नॉर्मली हम ऐसे पेट्रियोटिक नहीं होते हैं, तो इंसान के अंदर दिन भर उसको देशभक्ति की फीलिंग आए, उसके लिए इन्होंने देशभक्ति करिकुलम इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे टू गिव दम सम, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस का करिकुलम भी इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर ठीक है हैप्पीनेस का करिकुलम इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उनको पता है आज के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, एलिनेट होते हैं, तो वो बिलोंगिंगनेस फील करें, तो ठीक है एक हैप्पीनेस का करिकुलम ठीक है। लेकिन जहाँ पर देशभक्ति की बात आती है, तो देशभक्ति की जब आप चीज़ें पढ़ाओगे, उनको जब आप करिकुलम दोगे, तो उसमें सिर्फ लीडर्स की आप अचीवमेंट्स बताओगे, तो एज दे मेक रूम फॉर द पॉसिबिलिटी दैट आर आइकन्स टेंड टू ऑब्सक्योर। तो जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं दिखती लोगों को, अगर आप वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो और सिर्फ उनकी अचीवेबल क्वालिटीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा बेनल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लीडर की सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताने की ज़रूरत है कि उनके अंदर नेगेटिव बातें क्या थी, उनके अंदर पॉजिटिव बातें क्या थी। तो इट्स टाइम टू, अब जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स मूवमेंट हुआ था जब जॉर्ज फ्लॉइड का इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद जो गांधी जी का स्टैचू वो टॉपल कर दिया गया था यूएसए में, तो इट्स टाइम टू शेड द शैकल्स ऑफ वन साइडेड नैरेटिव्स। तो हमारे लिए तो गांधी जी बहुत ज़्यादा ग्रेट है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिजर्व टू नो दैट डिस्पाइट हिज ग्रेटनेस, की हो सकता है गांधी जी ग्रेट थे, लेकिन दैट महात्मा मे हैव बीन इग्नोरेंट, हो सकता है लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो इग्नोरेंट और प्रेजुडिस थे अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये वाला साइड भी तो आपको लोगों को बताने की जरूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरली द टाइटल ऑफ वन ऑफ द चैप्टर्स देशभक्ति माई कंट्री माई प्राइड, इससे ये पता चल रहा है जो कोर्स वर्क पढ़ाया जाएगा देशभक्ति में वो बहुत ज़्यादा बेनल होगा, स्टूडेंट को सिर्फ ए पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाएगा। तो इट वेस्ट प्रेशियस टाइम पोरिंग ओवर द एडमायरेबल क्वालिटीज एंड स्प्लेंडेड अचीवमेंट्स ऑफ आर हीरोज, तो बस उनके अचीवमेंट्स बताए जाएंगे, फॉरफीटिंग एन अपॉर्चुनिटी, और जो डिस्क्रिपेंसीज है हमारी टर्बुलेंट हिस्ट्री में वो उनको नहीं समझाई जाएंगी। तो उनको हर पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा देशभक्ति करिकुलम में। और इसके अलावा ऑथर ने ये बोला जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग होती है उसको आप किसी को ऐसे फोर्स करवा के नहीं ला सकते कि नहीं आपको पेट्रियोटिज्म की फीलिंग लानी ही पड़ेगी, क्योंकि पेरेंटिंग की तरह ये इमोशन है जो आपके अंदर से खुद से निकलता है, कोई आपको फोर्स करवा के वो फीलिंग नहीं लगा सकता है। इसके अलावा जो जनगण मन बजने थे सिनेमा हॉल्स में कि हर मूवी से पहले एक जनगण मन होगा, तो यहाँ पर कंपेल किया जा रहा था लोगों की नहीं आपको डार्क मूवी थिएटर में इससे पहले आपको जनगण मन होगा ही होगा, तो लोगों में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग लाने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला पर्सनली आई लव जनगण मन बट बीइंग कंपेल्ड टू स्टैंड इन अ डार्क मूवी थिएटर वेयर पीपल आर कॉन्स्टेंटली शफलिंग इन एंड आउट वाज नॉट कंड्यूसिव टू एक्सपीरियंस इंटेंसिव लव ऑफ माई कंट्री, कि आप ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते, खुद का इमोशन खुद से बाहर आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, और ये सारे व्यू पॉइंट जो है वो ऑथर का है, मैंने अपना कोई व्यू पॉइंट ऐड नहीं किया इसमें। अब यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा दिया गया, आपको पता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटा दिया गया था। इसमें जो केसेस चल रहे थे, जो कंपनी ने केस कर रखे थे, जैसे कि वोडाफोन, केन एनर्जी, जिसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट हार गई थी, और ये जो कंपनीज टैक्स किया था, इन्होंने जो केस किया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए, ये लोग जीत गए थे। तो अब यहाँ पर एक तरीके का एग्रीमेंट करने की कोशिश करिए गवर्नमेंट एंड कंपनीज़ के साथ कि ये जो भी इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लिए जहाँ भी इन्होंने फाइल कर रखी हैं, ये सारे अपनी प्रोसीडिंग्स वापस ले लें। तो रूल्स स्टेट दैट सच कंपनीज विल हैव टू इंडेमनीफाई द इंडियन गवर्नमेंट, कि इनको इंडियन गवर्नमेंट को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कोई भी फ्यूचर क्लेम्स के अगेंस्ट, और कोई भी लिटिगेशन और प्रोसीडिंग कर रखी है उन्होंने किसी भी फोरम में,
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केसेस को सेटल करने के लिए, तो वो इनको वापस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूल्स में ये क्लियर कर दिया है कि हम आपसे कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लेंगे, जो भी हमने लिया है हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने जो भी कर रखा है, जो भी कंपनीज है, उनको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, और साथ ही कोई भी लिटिगेशन कर रखी है आपने तो वो आपको वापस लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या होगा, दीज रूल्स व्हेन अडहेयर टू, इससे जो गवर्नमेंट अपनी टैक्स डिमांड्स को वापस ले लेगी। 2012 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ में जो भी टैक्स देना था इन कंपनीज को, उनको देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट को ऐसा करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब केन एनर्जी केस जीत गई तो आर्बिट्रेशन अवार्ड में जो भी इसको पैसे कॉम्पनसेशन देना था इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट तो कॉम्पनसेशन दे नहीं रही थी। तो ये क्या कर रहे थे, ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के ओवरसीज जो असेट्स हैं उनको अटैच कर रहे थे, जैसे कि एयर इंडिया असेट्स को अटैच करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा अब हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को वापस ही ले लेते हैं ताकि ये सारा इशू सॉल्व हो जाए। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर IBBI के चीफ जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो MS साहू जो कि IBBI के चीफ है वो रिटायर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियाज इंसॉल्वेंसी रिजीम, अब इन्होंने इंडिया की इंसॉल्वेंसी रिजीम कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बातें बोली हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेटर एम्फेसिस होना चाहिए इनफॉर्मल प्रोसेस का इंसॉल्वेंसी के लिए। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए लिटिगेशन चल रही है 1-1, 2-2 साल, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनफॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए। अब इनफॉर्मल प्रोसेस कैसे हो सकता है, पहले हम ये देखते हैं। तो आपको MS साहू नाम याद होना चाहिए क्योंकि ये IBBI जब से बनी थी तब से यही उसके चीफ थे। तो साहू डेमिटेड ऑफिस ऑन October 30 हैज़ हेडेड द IBBI सिंस इट्स इंसेप्शन एंड वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रेगुलेटर। तो थोड़ा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब IBC में और नए प्रोविजंस है, जैसे कि फ्रेश स्टार्ट स्कीम है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनका डेट लगभग 35,000 है, ग्रॉस एनुअल इनकम 60,000 है और जो टोटल एसेट्स हैं वो 20,000 के, उनके पास कोई भी होम नहीं है। तो यहाँ पर जो भी उनके डेट्स हैं उन डेट्स को डिस्चार्ज ऑफ कर दिया जाएगा। तो द प्रोसेस वुड अलाउ सच पर्सन्स हु आर अनेबल टू पे ऑफ देयर डेट्स टू बी डिस्चार्ज ऑफ देयर लाइबिलिटीज। तो उनको लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और वो अपना फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपके ऊपर जो डेट है वो इतना ही होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर बोला गया कि इंसॉल्वेंसी जो होनी चाहिए वो इनफॉर्मल होनी चाहिए। तो इनफॉर्मल इंसॉल्वेंसी कैसी होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लेकर आए थे MSMEs के लिए। तो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ये होता है, 2 तरीके के क्रेडिटर्स होते हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि लोन देते हैं। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर है, जो प्रोमोटर्स है, उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और ये एग्रीमेंट खुद से पूरा इन्होंने डिसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक बार NCLT के पास जाएंगे, अपना रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करा लेंगे। तो यहाँ पर NCLT को अपने कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने अपना प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर के तहत अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि इन्हें क्या करना है, किसको कितना लोन माफ करना है, किस प्रोमोटर को कितना इन्वेस्ट करना है, और बस NCLT से जाके अप्रूव करा लिया। तो इससे जो प्रोलॉन्ग लिटिगेशन प्रोसेस होता था CIRP के अंदर वो नहीं होगा और जल्द से जल्द जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स हैं वो हो सकेंगे। तो इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। ESG फंड्स, तो ESG कौन से फंड्स होते हैं, तो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फंड्स को बोलते हैं ESG फंड्स। तो बेसिकली एथिकल फंड्स भी बोल सकते हैं ESG फंड्स। यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात की गई, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है IMF, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है। आई होप आपको आज का न्यूज़ पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।